नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। बाकी देश पर कैपिटा जीडीपी कैलकुलेट करता है, उत्तर प्रदेश पर कैपिटा क्राइम कैलकुलेट करता है। इसके विकास का यही पैमाना है। यहाँ प्रति व्यक्ति अपराध की दर 7.4% है। एनसीआरबी बोले तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि यह पूरे देश में सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश पूरे देश में अपराध के मामले में अव्वल है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के 2022 के आंकड़ों के मुताबिक आईपीसी क्राइम के मामलों में उत्तर प्रदेश 4,01,787 मामलों के साथ सबसे शीर्ष पे है। वहीं महिलाओं के खिलाफ अपराध में भी उत्तर प्रदेश 65,743 मामलों के साथ नंबर 1 पे है। हम आज इस रिकॉर्ड का स्मरण क्यों कर रहे हैं? दरअसल 26 मई को उत्तर प्रदेश के गणमान्य अपराधियों को एहसास हुआ कि बाकी देश उन्हें हल्के में ले रहा है। इस हल्केपन की भावना से उबरने और खुद को भारी साबित करने के लिए उत्तर प्रदेश वालों ने 24 घंटे के भीतर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ताबड़तोड़ 13 हत्याएं आयोजित कर डाली। 26 मई को पूरे देश में संदेश पहुंचा दिया गया कि दबदबा था, है और रहेगा। दबदबा था, दबदबा रहेगा। दबदबा था, दबदबा रहेगा। लगे हाथ इन ताबड़तोड़ हत्याओं का एक ब्यौरा ले लीजिए। जौनपुर, यहाँ एक ही घर के अंदर 3 लोगों की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने पिता और 2 बेटों को हथौड़े से पीट पीट कर मार डाला। लखनऊ, राजधानी लखनऊ के एक होटल में खाना खा रहे युवक को 3 गोलियां मारी गईं। इसके बाद हत्यारे फरार हो गए। बाराबंकी में 26 साल के शैलेंद्र मौर्य की बम से हत्या कर दी गई। घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई। फिरोजाबाद में जमीन के विवाद में पिता और पुत्र को फावड़े से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। सहारनपुर में बी फार्मा की पढ़ाई कर रहे दलित छात्र को कॉलेज के बाहर गोली मार दी गई। हमीरपुर में 16 वर्षीय युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। चाचा को शक था कि युवक के चाची के साथ अवैध संबंध थे। लखनऊ के काकोरी में जेसीबी चालक का मृत शरीर मिला। पुलिस को शक है कि यह सुनियोजित हत्या है। कौशाम्बी में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। झांसी में एक युवक की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। कहने का मतलब यूपी बिगिनर्स के लिए नहीं है, यह अल्ट्रा प्रो मैक्स है। 26 मई की घटना उसी की झांकी थी। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी जी पश्चिम बंगाल में थे। वहां अगले साल चुनाव है। वहां उन्होंने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को घेरते हुए जो तमाम बातें कहीं, उनमें बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर, वहां के समाज में फैली हिंसा, महिलाओं के साथ अराजकता जैसी चिंता प्रमुखता से उभर कर सामने आई। यह सब उसी कालखंड में हो रहा था जब उनकी अपनी पार्टी के राज वाले सूबे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 13 हत्याओं का विश्व रिकॉर्ड बनाया जा रहा था। पश्चिम बंगाल एक साथ कई संकटों से घिरा हुआ है। एक संकट समाज में फैली हिंसा और अराजकता का है। दूसरा संकट माताओं बहनों की असुरक्षा का है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो गाहे बगाहे गुंडों की छाती पर चढ़ बैठने का ऐलान करते रहते हैं। उनका दावा रहता है कि उनके राज में माफिया जेल से पहले जहन्नुम पहुंच जाते हैं। बहुत दिनों से योगी जी खबरों से बाहर थे, पर आपको उनके दावे जरूर याद होंगे जो वो दूसरे राज्यों में जाकर करते हैं। मसलन उत्तर प्रदेश की शानदार कानून व्यवस्था, कैसे अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं और कैसे अपराधी गले में सरेंडर की तख्ती लगाए घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश के कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में एक लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को नजीर के रूप में लोगों ने मानना प्रारंभ किया है। हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना, हर बहन और हर बेटी की सुरक्षा करना इस सरकार का कार्य है। सरकार उसको भी करेगी। और तब भी मैंने कहा था, माफिया अगर सिर उठाने का तो साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। आज आप देखते होंगे माफिया या अपराधी या वो जेल में है या जहन्नुम में है, लेकिन एक अपराधी और माफिया गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगता हुआ दिखाई देता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अपराधियों के 3-4 अलग अलग सेट हैं। इनकी अलग अलग सरकारों के साथ सेटिंग होती है। यह बंटवारा अमूमन जातिगत आधार पर होता है। मसलन इस समय उत्तर प्रदेश में राजपूत अपराधियों के सिर पर हरियाली छाई हुई है। इसकी वजह यह है कि बहुत लंबे समय के बाद उत्तर प्रदेश में कोई राजपूत राज आया है। इसी तरह एक सेट यादव और मुसलमान अपराधियों का होता है जो फिलहाल अपनी बारी का इंतजार कर रहा है।
इस तथ्य की रोशनी में जब आप देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार चाहे किसी की आ जाए, यहाँ अपराध की दर और कानून व्यवस्था की स्थिति स्थिरांक पर बनी रहती है। इसमें उत्तरोत्तर प्रगति ही होती है, कोई गिरावट नहीं आती। जराइम की दुनिया यहाँ हमेशा आबाद रहती है। सहरी का वक्त था। 25 वर्षीय युवक हारिस उर्फ कट्टा बाइक सवार हमलावरों ने आधा दर्जन से ज्यादा ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। पुलिस ने इलाके और घर के फुटेज भी देखे, जिनमें 3 नकाबपोश बदमाश घर में घुसते हुए देखे गए। पुलिस सभी सीसीटीवी कैमरों के जरिए घटना के साक्ष्य जुटाने में लगी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप इनकी बात सुन लीजिए। नमस्ते, मेरा नाम सुमेधा है और मैं न्यूज लॉन्ड्री के साथ रिपोर्टर हूँ। अगर आप हमारी वेबसाइट फॉलो करते हैं तो आपने मेरी खबरें वहाँ पढ़ी होंगी। पिछले साल ब्रोकर बैलेट नाम की एक इन्वेस्टिगेशन सीरीज मैंने की थी, जिसमें हमने पता लगाया था कि वोटर लिस्ट के अंदर फेक वोटर्स को ऐड किया जा सकता है एंड लेजिटिमेट वोटर्स को डिलीट किया जा सकता है। इसके लिए हमने कुल 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के 5,500 बूथ्स का डेटा एनालाइज किया था। 4,000 घरों में हम गए थे, तब जाके हम ये साबित कर पाए थे कि ये किस तरीके से किया जा रहा है। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के किन रूल्स को वायलेट किया जा रहा है, जो कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। ऐसी खबरें करने के लिए बहुत समय और संसाधन लगते हैं, जो कि बड़े न्यूज़ चैनल्स आप तक नहीं लाते, लेकिन हम ये करते हैं बिना कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट ऐड के। लेकिन हम चाहते हैं हम आप तक ऐसी इन्वेस्टिगेशंस और लाएं। इसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा। आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए एंड गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें। उम्मीद है आप इनकी बात मानेंगे। इसके अलावा हमारे पास हमारे इस काम को जारी रखने का और कोई विकल्प नहीं है। पिछले हफ्ते मीडिया की दुनिया में एक बड़ा भूचाल सामने आया। पहले रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में खुलासा किया कि ANI, जो कि देश की सबसे बड़ी वीडियो आधारित न्यूज़ एजेंसी है, वह कई सारे यूट्यूबर्स पर दबाव डालकर उनसे मनमाना पैसा वसूल रही है। इन यूट्यूबर्स की गलती ये है कि इन्होंने ANI के विजुअल इस्तेमाल किया है। पहली नज़र में तो ऐसा लग सकता है कि ANI बिल्कुल सही है, वीडियो बेचना उसका धंधा है। अगर उसका वीडियो मुफ्त में कोई भी उठा लेगा तो फिर ANI के धंधे का क्या होगा? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? Yes, because no, 1 minute. अब यहीं पर ठहर जाइए, यह मामला इतना सीधा नहीं है। एक यूट्यूबर हैं मोहक मंगल, वो भी खुद को ANI का पीड़ित बता रहे हैं और इससे लड़ने के लिए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। 20 मई को मुझे पहली कॉपीराइट स्ट्राइक मिली थी अपने कोलकाता रेप केस के वीडियो के लिए। ये वीडियो मैंने कई महीने पहले बनाया था। कॉपीराइट स्ट्राइक किसने भेजी? ANI ने। क्यों? क्योंकि मैंने 16 मिनट के वीडियो में उनकी 11 सेकंड फुटेज यूज करी। मेरे टीम मेंबर्स ने बताया कि दूसरे क्रिएटर्स को भी कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ रही हैं, पर ऑनेस्टली मैंने इसके बारे में इतना सोचा नहीं, क्योंकि मुझे लगा ये तो फेयर यूज के अंडर आना चाहिए। फेयर यूज बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी है कि अगर आपको कमेंट्री करनी ना, तो 30 या 20 मिनट के वीडियो के लिए कुछ सेकंड आपने किसी के ले लिए तो वो अलाउड होता है। और मुझे ये भी था कि वर्स्ट केस कॉपीराइट स्ट्राइक है, हम अपील करेंगे, हो जाएगा सॉल्व। मुझे कई कॉपीराइट स्ट्राइक्स आई हैं, जैसे इस वीडियो में ICC ने भेजी थी। अब ऐसे केसेस में ना कई बार वीडियो डिलीट हो जाता है या फिर कई बार वो डीमोनेटाइज हो जाता है, यानी कि आप उससे पैसे नहीं कमा सकते। ANI ने ये नहीं बोला कि हमें उन वीडियोस का रेवेन्यू चाहिए, उन्होंने कहा कि हम तो चैनल डिलीट करवा देंगे अगर आपने ये पैसे नहीं दिए। यह तो हुई आरोप की बात। मोहक मंगल से ANI ने कितना पैसा मांगा वह भी जान लीजिए। मेरे टीम मेंबर ने ईमेल भेजा और फिर रिप्लाई आया। ईमेल में पता है क्या लिखा था? 45 लाख प्लस GST दो और चैनल की सारी स्ट्राइक्स हम हटा देंगे, नहीं दोगे तो चैनल डिलीट हो जाएगा। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे तमाम यूट्यूबर हैं जिन्होंने ANI की शिकायत के बाद पैसे का भुगतान कर समझौता कर लिया। इन यूट्यूबर्स से ANI ने 15 लाख से लेकर 45 लाख तक की मांग की। ANI इस धंधे को वाजिब और साफ सुथरा लेन देन बताता है, लेकिन इस पूरे प्रकरण से कॉपीराइट संबंधी कानूनों और भारत में कंटेंट प्रोड्यूसरों द्वारा ऑडियो विजुअल के क्षेत्र में मिलने वाले फेयर यूज यानी वाजिब इस्तेमाल के अधिकार पर कुछ गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इसमें से एक तरफ यूट्यूब है और दूसरी तरफ ANI है, और दोनों के बीच में यूट्यूबर हैं, उनकी मजबूरी है। उनके सिर पर तलवार लटक रही होती है कि सालों की मेहनत से बनाया गया उनका यूट्यूब चैनल पूरी तरह से डिलीट कर दिया जाएगा। उसके पास बातचीत के लिए बहुत सीमित वक्त होता है और उसके सामने एक अथाह ताकतवर मीडिया संस्थान है जो कानूनी और आर्थिक दोनों मोर्चों पर बेहद शक्तिशाली है।
यह सब कैसे चल रहा है वह भी लगे हाथ जान लीजिए। ANI पहले YouTube के जरिए इस्तेमाल हुए कंटेंट पर स्ट्राइक करता है, यानी शिकायत। ANI को YouTube के एक प्रावधान से यह ताकत मिलती है जिसने कंटेंट क्रिएटर्स की दुर्गति कर रखी है। इसके तहत अगर यूट्यूबर के खिलाफ 90 दिन के भीतर 3 स्ट्राइक यानी शिकायत दर्ज होती है तो वह चैनल खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा और फिर कंटेंट क्रिएटर को YouTube पर प्रतिबंधित कर दिया जाता है। कंटेंट क्रिएटर्स को YouTube शिकायत दर्ज होने के बाद अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिन की मोहलत देता है, लेकिन इन 7 दिनों में हर बीतते पल के साथ कॉपीराइट का हक रखने वाली संस्था यानी ANI मजबूत होती जाती है और कंटेंट क्रिएटर घुटनों पर आता जाता है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट के मुताबिक एक दफ़ा स्ट्राइक आ जाने के बाद यूट्यूबर मजबूर हो जाता है, फिर ANI से एक व्यक्ति डील करता है। मोहक मंगल की बात से भी इसकी पुष्टि होती है। वह ANI का सब्सक्रिप्शन देने के बदले मनमानी कीमत मांगता है, जबकि मार्केट रेट उससे काफ़ी कम है। मसलन मोहक मंगल का दावा है कि उन्होंने सिर्फ 2 वीडियो में 8 सेकंड और 20 सेकंड का विजुअल इस्तेमाल किया। उसके बदले में उनसे 45 लाख के सब्सक्रिप्शन की मांग की गई, जिसे बाद में घटाकर 30 लाख तक किया गया। आपने ऑपरेशन सिंदूर पर वीडियो बनाया, 8 सेकंड की फुटेज ली, 30 मिनट के वीडियो के लिए, तो 50 लाख देने पड़ेंगे। तो लास्ट डील ऑफर करता है कि 1 साल का चाहिए तो 30 लाख रुपए दो और 2 साल का चाहिए तो 40 लाख रुपए दो। यहाँ पर YouTube की भूमिका पर बात आती है। मोहक मंगल और रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट से यह बात सामने आती है कि YouTube वाजिब इस्तेमाल या फिर फेयर यूज़ के प्रावधान को भाव नहीं देता है। यह अपने प्लेटफॉर्म पर कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत आते ही तत्काल वीडियो को हटा देता है। इसमें YouTube का भी अपना एक हित छिपा है। YouTube एक इंटरमीडियरी यानी बिचौलिया प्लेटफॉर्म है। अगर वह कार्रवाई में देरी करेगा तो ANI YouTube को भी कोर्ट में घसीट सकता है, क्योंकि कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाला कंटेंट उसी के प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित हुआ है। यहाँ पर YouTube सुविधापूर्वक फेयर यूज़ के प्रावधान को नज़रअंदाज कर देता है ताकि उसकी जिम्मेदारी पर कोई बात ही न हो। अपने बचाव में ANI ने कहा, YouTube की कॉपीराइट संबंधी नियमावली का इस्तेमाल करना या कानूनी दायरे में उपलब्ध ANI के विकल्पों का इस्तेमाल करना वसूली करने का काम नहीं है, बल्कि कॉपीराइट कानून जो गारंटी देते हैं ANI उसी के सहारे अपनी संपत्ति का कानूनन बचाव कर रहा है। अगर कोई भी हमारे इन अधिकारों पर सवाल खड़ा करता है तो वह कानून का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र है। मोहक मंगल अपना पक्ष लेकर अदालत पहुंचे थे। वहां अदालत ने उनकी चिंता से सहमति जताते हुए पहले उनसे उनके वीडियो में ANI के लिए इस्तेमाल किए गए वसूली, उगाही और गुंडा राज जैसे आपत्तिजनक शब्दों को हटाने का आदेश दिया है। उसे मानते हुए मोहक मंगल ने यह वीडियो YouTube से हटा दिया है। यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या फेयर यूज़ के अलावा भी कंटेंट क्रिएटर्स के पास बचाव का कोई कानूनी रास्ता है? इसका जवाब हाँ और ना दोनों है। इसमें YouTube अगर चाह जाए तो कंटेंट क्रिएटर्स को काफ़ी मदद मिल जाएगी और ANI मनमाने तरीके से अपने सब्सक्रिप्शन की कीमत नहीं मांग पाएगा। कंटेंट क्रिएटर्स के पास वाजिब इस्तेमाल या फेयर यूज़ का एक वैध तर्क होता है, लेकिन YouTube उसका पालन ठीक से नहीं कर रहा, कम से कम भारत में। यहाँ पर कंटेंट क्रिएटर्स को कॉपीराइट अधिनियम में 2012 में शामिल किए गए सेफ हार्बर प्रावधान से काफ़ी मदद मिल सकती है। सेफ हार्बर प्रावधान क्या है? कॉपीराइट कानून में शामिल किया गया सेफ हार्बर खंड एक ऐसा प्रावधान है जो कंटेंट के इस्तेमाल के बाद कानूनी कार्रवाई में एक लेवल प्लेइंग का मौका देता है। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा 1998 में लागू किए गए डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट अधिनियम ने इंटरनेट के मामले में तमाम तरह की इंटरमीडियरीज प्लेटफॉर्म के लिए सेफ हार्बर खंड का प्रावधान किया था। यह उन्हें कॉपीराइट उल्लंघन के दावों से कानूनी रक्षा देता है। इस मामले में YouTube इंटरमीडियरीज है। 1998 में तर्क यह था कि चूंकि ऑनलाइन इंटरमीडियरीज के पास अपने यूजर्स की गतिविधियों पर कोई नियंत्रण या फिर जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्हें कानूनी संरक्षण की जरूरत थी। इस सेफ हार्बर प्रावधान के बिना YouTube जैसे प्लेटफॉर्म आर्थिक रूप से कभी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि तब YouTube अपने उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए कॉपीराइट उल्लंघन का स्वयं भी हिस्सेदार होता। उस स्थिति में यह बहुत महंगा सौदा होता। भारत में यह कितना कारगर हो सकता है वह भी जान लेते हैं। 2012 में कॉपीराइट अधिनियम में धारा 52(1)(c) के जरिए बहुत ही विशेष सेफ हार्बर खंड का प्रावधान किया गया। इसके तहत YouTube को केवल 21 दिनों के लिए विवादित कंटेंट को हटाने का अधिकार है, ताकि इस अवधि के भीतर कॉपीराइट का मालिक कोर्ट से अपने दावे के समर्थन में आदेश ला सके। यदि इस समय सीमा के भीतर न्यायालय से कोई आदेश प्राप्त नहीं होता तो YouTube उस कंटेंट को फिर से बहाल कर देगा। कॉपीराइट कंटेंट के लिए YouTube की 3 स्ट्राइक नीति को पढ़ने से स्पष्ट है कि प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म ने भारतीय कॉपीराइट कानून में सेफ हार्बर प्रावधान को अनदेखा कर दिया है। वह आसान से लगने वाले 3 स्ट्राइक की नीति को आगे बढ़ा रहा है। यदि YouTube वास्तव में धारा 52(1)(c) का पालन करता तो उसे 3 स्ट्राइक वाली कॉपीराइट नीति का पालन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिसके कारण कंटेंट क्रिएटर्स का पूरा चैनल ही उड़ा दिया जाता है। सेफ हार्बर प्रावधान के तहत ANI और कंटेंट क्रिएटर्स को बराबरी से बात करने का अवसर मिलता और उसके सिर पर चैनल के डिलीट हो जाने का डर भी नहीं होता। आप सोचिए कि YouTube की 3 स्ट्राइक कॉपीराइट नीति का खतरा अगर नहीं होता, तब ANI कंटेंट निर्माताओं के साथ जो मनमाना लेन देन कर रहा है वह बढ़त गंवा देता। यह बढ़त न हो और साथ में अदालती खर्च को भी जोड़ लें तो शायद ANI ऐसा कभी नहीं करता और तब शायद वह कंटेंट क्रिएटर्स को उचित कीमत वाला सब्सक्रिप्शन का ऑफर देता। लगे हाथ 2 बातें और। आरोप है कि ANI YouTube के 3 स्ट्राइक नीति की आड़ में अपना सब्सक्रिप्शन बेचने का दबाव डालता है, जबकि आरोप के दायरे में सिर्फ 1 या 2 वीडियो होते हैं। यहाँ पर बात सिर्फ उन वीडियोस की होनी चाहिए जिसमें ANI का वीडियो इस्तेमाल हुआ है, लेकिन YouTube पूरा का पूरा चैनल बंद कर देता है। इस डर का इस्तेमाल कर 15 से 40 लाख तक का सब्सक्रिप्शन ANI बेच रहा है। क्या यह वाजिब है? दूसरी बात YouTube की, अगर किसी चैनल के एक वीडियो पर स्ट्राइक है तो वह पूरा चैनल उड़ाने का डर कंटेंट क्रिएटर के मन में क्यों पैदा करता है? अंत में यही वो डर है जिसका फायदा कॉपीराइट ओनर उठाता है। अदालतों को समझना होगा कि आज यह बहुत बड़ा बाजार बन चुका है। इसमें फेयर यूज और लेवल प्लेइंग का ध्यान रखते हुए कुछ स्पष्ट और दीर्घकालिक प्रावधान करने की जरूरत है ताकि यह मामला एक बार और हमेशा के लिए सेटल हो जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दौरे पर कुछ बेहद जरूरी मुद्दे उठाए। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला और स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर उन्होंने बात की। टीएमसी सरकार ने अपने शासनकाल में हजारों टीचर्स का फ्यूचर बर्बाद कर दिया, उनके परिवारों को तबाह कर दिया, उनके बच्चों को असहाय छोड़ दिया। ये सिर्फ कुछ हजार टीचर्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया जा रहा है। यह सुनकर एक बार फिर से हमारे जहन में उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में हुए कथित आरक्षण घोटाले को लेकर युवा लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी नियुक्ति के इंतजार में हैं। अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती सुर्खियों में है। वजह है हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला। हाईकोर्ट के हालिया आदेश के बाद अब इस भर्ती से जुड़े कई शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। कोर्ट के सख्त रुख के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी कि BSc एक्शन मोड में आ गया और जांच के बाद कई शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त भी किया जा चुका है। पिछला हफ्ता कुछ और बड़ी सुर्खियां भी ले आया। इनमें से एक था नीति आयोग द्वारा भारत को दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का ऐलान। यह खुशखबरी भारतीय मीडिया में चहुओर छा गई। हाल ही में भारत जापान को पीछे छोड़कर अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जो हर भारतीय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, गर्व का विषय है। लेकिन फिर भी हमारे देश का एक वर्ग ऐसा है जो इस उपलब्धि में भी कमियां ढूंढ रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि भारत को जश्न मनाने से पहले अपनी प्रति व्यक्ति आय की तुलना भी जापान से जरूर करनी चाहिए। अमेरिका के टैरिफ के चलते दुनिया में हलचल है, फिर भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसका परिणाम दुनिया के सामने आ गया है। इतिहास रचते हुए भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया और अब देश की अर्थव्यवस्था जापान से भी बड़ी हो गई है। दुनिया में भारत की इकोनॉमी 4थे नंबर पर आ गई है, IMF की सबसे ताजा रिपोर्ट कहती है। वहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी दुनिया में 44वीं है, मतलब 40 का अंतर है। देखिए, जब भारत के आगे सिर्फ अब अमेरिका, चीन, जर्मनी है, भारत 4थे नंबर पर आ चुका है साहब। भारत अब देश की 4थी बड़ी इकोनॉमी बन गया है और इसीलिए दरअसल कहा जा रहा है कि जो मोदी सरकार की नीतियां हैं, उनका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। स्वयं मोदी जी भी इस उपलब्धि का ढिंढोरा पीटते नजर आए कि भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। साथियों, हम आज दुनिया की 4थी इकोनॉमी बने हैं। किसी को भी संतोष होगा कि अब जापान को भी पीछे छोड़ करके हम आगे निकल गए।
खबरिया चैनलों पर यह खबर छाई रही। उन्हीं में से एक खबरिया चैनल है टाइम्स नाउ नव भारत, जहां 20 दिन पुराना भारत पाकिस्तान का युद्ध अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उस पाठशाला के मास्टर सुशांत सिन्हा कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाते हुए लोगों को मनवाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और अगर वे इसे नहीं मान सकते तो टाइम मशीन में 60 साल पीछे जाकर इसे बढ़वा सकते हैं। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी प्रति व्यक्ति आय भी तो देखो। ये लोग ये नहीं बताते कि कांग्रेस और मनमोहन सिंह के जमाने में प्रति व्यक्ति आय क्या थी। इनको बस कमियां ढूंढनी। और आप सोचिए, आजादी के बाद से लेकर और ऑलमोस्ट 60 साल आप $1438 प्रति व्यक्ति आय पहुंचा पा रहे हैं। 10 साल में यह आय डबल हो जा रही है और लोग कह रहे अरे हमारी आय तो कम है। तो जाओ करा लो, पीछे जाओ और वहां पे अपनी टाइम मशीन में बैठो और वहां जाके बढ़वा लो जिस गति से 60 साल में बढ़ रही है। इनकी बात तो खैर छोड़ देते हैं, लेकिन चौथी पोजीशन को लेकर भारी रायता फैल चुका है। नीति आयोग कह रहा है कि हम चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं इंडियन एक्सप्रेस का दावा है कि नहीं, चौथे नहीं, हम तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, और सच तो ये है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के समय से ही यह ऐसा है। पीपीपी आधारित जीडीपी अनुमानों के अनुसार ही भारत 2009 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। दूसरी तरफ एक और बड़ा अखबार है हिंदुस्तान टाइम्स, जिसका दावा है कि अमा यार कहाँ तीसरे चौथे में फंसे हो, अभी हम 5वें पर हैं। नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने सोमवार को कहा कि भारत 2025 के आखिर तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। ये जानकारी नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम के उस दावे के बाद ही सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत पहले से ही जापान को पीछे छोड़कर उस स्थान पर पहुंच चुका है। सुब्रमण्यम के इस दावे पर टिप्पणी करने के लिए कहे जाने पर प्रख्यात अर्थशास्त्री ने कहा, यह एक जटिल प्रश्न है और मुझे सच में नहीं पता कि किसी ने क्या शब्द इस्तेमाल किए हैं। शायद कोई शब्द छूट गया हो या कुछ और। यानी हर इंसान और संस्थान अपने अपने हिसाब से इसकी खोज करने और साबित करने में लगा हुआ है। ऐसे में हम और आप कैसे अपना भ्रम दूर करें और किसे सही माने? मेरी सलाह है कि आप न्यूज़ लॉन्ड्री पर छपा विवेक कौल का यह लेख पढ़ें, बात दिल तक पहुंचेगी। मूल रूप से पूरे भारत में आयकर डाटा पर आधारित अनुमान के मुताबिक केवल 3.17 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी आय 1 करोड़ रुपए से अधिक है। यह आश्चर्यजनक है, खासकर उच्च मूल्य वाली आर्थिक गतिविधियों में अचानक वृद्धि को देखते हुए। स्पष्ट रूप से कई अमीर भारतीय अपने कर का उचित हिस्सा नहीं दे रहे हैं। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट न्यूज़ पोर्टली से है, जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से आई है। यहाँ मंडी में किसान का प्याज 2 रुपए किलो बिका है। यह बचा खुचा प्याज है, क्योंकि आधा प्याज खेत में बेमौसम बारिश के चलते ही सड़ गया। वही प्याज जिसे दिल्ली मुंबई में आप 50 रुपए किलो खरीदते हैं, मंडी में उसे पैदा करने वालों को 2 रुपए कीमत मिलती है। प्याज लेकर आया था मैं मंडी, तो 2 रुपए किलो प्याज बिकी है और आधी सी खेत में सड़ गई है गारे पानी पत्थर से। इसके कारण किसान की 1 एकड़ में से 30,000 की लागत लगी है। दलाल लोग जो होते हैं, कमीशन एजेंट जो होते हैं, वो अभी प्याज खरीद करके रख लेंगे। किसान के पास में जब भी कोई चीज़ उपलब्ध होती है तो उसको कमीशन एजेंट खरीद कर रख लेते हैं, और दूसरे लोग जो है वो जब प्याज मार्केट में नहीं रहेगा उसको स्टॉक करके जो है ये चीज़ भंडारण करके ये चीज़ की क्षमता दिखाना चाहते हैं कि मार्केट में प्याज की कमी है। प्याज और किसान की इस कहानी पर ताली बजाइए। अगले हफ्ते टिप्पणी नहीं होगी, आपको एक पुरानी और दिलचस्प टिप्पणी दोबारा से पेश की जाएगी। नमस्कार।